आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर सबसे बड़ा गुंबज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह ने। आपको बता दूं कि भारत देश में कुल 5 ऐसे शहर हैं जहां पर जंतर मंतर स्थित है या फिर बनवाया गया था। और कौन कौन से शहर है तो उसका भी नाम बता देता हूं। पहला नंबर में आ जाता है जयपुर। उसके बाद में आ जाता है उज्जैन। फिर उसके बाद में आ जाता है दिल्ली। और फिर उसके बाद में आ जाता है मथुरा और फिर आगरा। ये 5 ऐसे शहर हैं जहां पर जंतर मंतर स्थित है या फिर बनाया गया था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो जयपुर का जंतर मंतर है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था तो 2010 में शामिल किया गया था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो यह बिहार के राजगीर में स्थित है। और यह स्तूप किससे संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व के 7 अजूबों में एक चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है। तो यह मेक्सिको नामक एक देश में स्थित है। और मेक्सिको की राजधानी क्या हो जाएगा, मेक्सिको सिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग कब नियुक्त किया। तो सेडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 1917 में क्या हुआ था तो उस समय चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और यह किसके द्वारा चलाया गया था तो यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो जो अंग्रेजी भाषा है उसको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जब संविधान बन रहा था उस समय उस समय कुल 14 यहाँ पर भाषाएं शामिल किया गया था संविधान में। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं, वर्तमान में अभी 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो इसका जवाब हो जाएगा लाई चिंग-ते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो दान किए हुए भूमि को साला भोग कहा जाता था। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयलया चोल। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक ने करवाया था। और जो बृहदेश्वर मंदिर है वह कौन सी शैली में बनी हुई है तो वे द्रविड़ शैली में बनी हुई है। और चोल वंश की राजधानी क्या थी तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध युद्ध में भेजा था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में केंद्रीय एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा संघीय। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कोलेरी झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, लोनार झील स्थित है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए वो सही है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो ऐसे में जो सुमेलित नहीं खाता है वो है कोलेर झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो जो भारत में पहला जनगणना हुआ था वह 1872 में हुआ था और किसने कराया था? तो लॉर्ड मियो ने कराया था, लॉर्ड मियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह कथक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो वह कपड़ा है खादी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो जो इंडियन विंस फ्रीडम है वह मौलाना अबुल कलाम द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वे थे विनोबा भावे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर दे सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में स्थित है, यूनेस्को जो कि पेरिस में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो कि वियना में स्थित है। लेकिन जो देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वह न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है, वो जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में स्थित है। तो ऐसे में जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो उसे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं, रतौंधी। तो पहला क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो इसका मतलब होता है जो गलतियां नहीं करता है। तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है इनफेलिएबल। तो इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है अचूक, अचूक। इसके नीचे में दिया हुआ है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है परम ज्ञान,
परम ज्ञान। जस्ट नीचे में लिखा हुआ प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, या फिर वास्तविक कर सकते हैं, या फिर हम जो करते हैं ना प्रैक्टिकल साइंस में, वो भी प्रैक्टिकल, यानी कि रियलिटी में जो चीज़ करते हैं उसको वास्तविक रूप से करते हैं, उसको प्रैक्टिकल यहाँ पर कहा जाता है। इसके नीचे में लिखा हुआ है ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कभी गलतियाँ नहीं करता है? तो ऐसे में हो जाएगा यहाँ पर इनफेलिएबल, यानी कि अचूक। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन फिल अप एम। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं एम दिया गया है, तो एम के आगे हमेशा क्या लगता है, आई लगता है। तो यहाँ पर आई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एम नहीं होता, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाते आप? तो भी यहाँ पर आई लगाते हैं। आखिर क्यों? तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि जो सी है उसकी तुलना, यानी कि सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सब्जेक्ट से की जा रही है, यानी कि सी की तुलना यहाँ पर आई से किया जा रहा है, ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मी है, माई है और हिम है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट की तुलना यहाँ पर सब्जेक्ट से किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आई का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर पूछा गया है। तो आखिर सेंटेंस में कौन सा एरर है, कहाँ पर एरर है? तो देखते हैं यहाँ पर नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पर देखते हैं नो सूनर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और नो सूनर के बाद हमेशा हेड या फिर डिड लगता है, और नो सूनर के बाद जब भी हेड लगता है उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सी आएगा या फिर कोई भी चीज़ आएगा, सी ही दे इट ये सब आएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पहले सी आया है, उसके बाद यहाँ पर हेड आया है। तो यहाँ पर हेड को पहले होना चाहिए था, उसके बाद सी को इसके बाद होना चाहिए था, यानी कि नो सूनर हेड सी रियलाइज्ड, तब यहाँ पर सही होता। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका यहाँ पर एरर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नो सूनर के साथ यहाँ पर देन का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं देन का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अनूप गोज वेल्ड इन द डेड ऑफ विंटर एवरी ईयर। तो यहाँ पर आइडियम में पूछा गया है इन द डेड ऑफ विंटर, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सर्दियों के अंत में। और बेल्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गंजा, बेल्ट का मतलब होता है गंजा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रेन टुक शेल्टर इन ए हट। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि जैसे ही बारिश शुरू हुआ, जो बच्चा था वह किसी झोपड़ी में आश्रय ले लिया। तो यहाँ पर हट का मतलब झोपड़ी होता है, हट का मतलब झोपड़ी होता है, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो जैसे ही बारिश हुआ, बच्चा क्या करता है, वह किसी झोपड़ी में आश्रय ले लेता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लोज, या फिर नियरली, या फिर नियर, या फिर नियर बाय। तो यहाँ पर बच्चा कौन से झोपड़ी में आश्रय लेगा? जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ऐसे में जो नियर बाय होगा उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नियर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है कि एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी छूट गया है, स्टोरी होगा, स्टोरी यानी कि कहानी। तो एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा एक मनोरंजक और दिलचस्प कहानी। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन में है पोएजी। पोएजी का मतलब होता है कविता या फिर काव्य, कविता या फिर काव्य। नीचे में लिखा हुआ है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा, दंत कथा। ब्लेसी, ब्लेसी का मतलब क्या होता है? बहादुर या फिर साहसी। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी।
तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक मनोरंजक और दिलचस्प कहानी का मतलब होता है छोटी सी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्राइक इन द पेपर मिल हैज रिजल्ट इन ए लॉस, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि पेपर मिल में स्ट्राइक हो जाता है और इसका रिजल्ट लॉस में निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब होता है। तो कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ करने योग्य, तारीफ के योग्य। वॉल्यूमिनस, तो वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बड़ा या फिर मोटा। क्लोजल, क्लोजल का मतलब क्या होता है? तो क्लोजल का मतलब होता है बहुत भारी, बहुत भारी। नीचे में कंप्रीहेंसिव लिखा हुआ है, तो कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पेपर मिल में स्ट्राइक हो जाता है तो बहुत भारी यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्लोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि द पॉपुलैरिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज ए पॉलिटिकल लीडर इज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इस सेंटेंस का मतलब है कि एक राजनीतिक नेता जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसका जो पॉपुलैरिटी है वो चरम सीमा पर जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वेन। तो वेन का मतलब क्या होता है? तो वेन का मतलब होता है पवन दिशा सूचक, पवन दिशा सूचक, यानी कि जो हवा रहती है उसकी दिशा को मापने वाला यंत्र को यहाँ पर पवन दिशा सूचक कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन बी में वेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ। नीचे में सी में लिखा हुआ है वेन, तो इसका मतलब होता है घट जाना, घट जाना या फिर पतन भी कह सकते हैं। नीचे में वेन लिखा हुआ है, तो ये बायोलॉजी वाला वेन है, यानी कि नस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक नेता जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी जो पॉपुलैरिटी की चरम सीमा है वो लगातार घटते जा रही है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वेन, यानी कि घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंक का एंटोनियम पूछा गया है। तो सिंक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है डूबना, डूबना। नीचे में ऑप्शन दिया गया है, तो क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े। अगर हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो वो बर्बाद ही जो हो जाता है। इसके नीचे में डिक्लाइन लिखा हुआ है, तो डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, पतन। डीके, डीके का मतलब होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है मेलियोरेट, तो मेलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधार करना, सुधार करना या फिर बेहतर बनाना। तो ऐसे में सिंक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम्बल हो गया या फिर डिक्लाइन हो गया या फिर डीके हो गया। तीनों का मतलब यहाँ पर बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या फिर ख़राब कर देना हो जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसका मतलब सुधार करना है। तो ऐसे में जो आपका सिंक का एंटोनियम है वो यहाँ पर मेलियोरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है माइडस टच। तो इसका मतलब क्या होता है? तो माइडस टच का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति किसी काम को करने में लग जाता है तो उस काम को करने के बाद उसे हमेशा फ़ायदा होता है। यानी कि हर काम करने के बाद, हर काम करने के बाद, काम करने से, हर काम करने से फ़ायदा होना। माइडस टच का मतलब यही होता है, हर काम करने से फ़ायदा होना। मान लीजिए अब मुकेश अंबानी हो गया या फिर अडानी को देखते हैं, वो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें उसको फ़ायदा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर माइडस टच कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे में ऑप्शन? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को फायदा होने लगेगा तो वह फाइनेंशियली यहाँ पर सक्सेसफुल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोंगली स्प्लिट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ड यहाँ पर गलत दिया गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार।
इट वॉज राइटन इन ईयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड रिवोल्यूशनरी टर्मोइल। तो यहाँ पर देखते हैं जो टर्मोइल का स्पेलिंग है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो टर्मोइल का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए था TURMOIL, टर्मोइल। इसका मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, उथल पुथल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है असाधारण, असाधारण। नीचे में एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विस्तार। रिवोल्यूशनरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। और जैसा कि मैंने अभी टर्मोइल का मतलब बताया, इसका मतलब होता है उथल पुथल, उथल पुथल। तो ऐसे में आपका जो स्पेलिंग गलत दिया है वो यहाँ पर टर्मोइल का स्पेलिंग गलत दिया गया है। यहाँ पर TURMOIL होता। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे GK GS के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।